यस, ठीक है। तो एंगलर प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति का पहला दोष तो यही था, जबकि जीवाश्म में बताते हैं कि पहले द्विबीजपत्री आए प्रकृति में, फिर उनसे एक बीजपत्री उगे होंगे। ठीक है, तो जीवाश्मी प्रमाण के आधार पर इनका ये कथन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने मोनोकॉट को पहले रख दिया और डाइकॉट को बाद में रखा। ये सबसे बड़ा दोष था इनका, और इसी की वजह से ये फिर ज्यादा प्रचलित नहीं हुई। ठीक, अगला क्या है, एंटेमीफेरी। एंटेमीफेरी समूह जो था उसमें दलहीन पुष्प थे, जिनको एंगलर और प्रेंटल ने द्विबीजपत्री माना, पुराने द्विबीजपत्री, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। दलहीन सदस्य उन्नत माने गए हैं। ठीक है, हुआ क्या, एंटेमीफेरी। एंटेमीफेरी के जो सदस्य हैं, एंटेमीफेरी समूह, दलहीन यानी उनके अंदर दल नहीं होते हैं। दल मतलब पंखुड़ियां, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेटल, है ना। वो एंगलर और प्रेंटल ने आद्य द्विबीजपत्री माना, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं है, क्योंकि दलहीन सदस्य को उन्नत माना जाता है। एंटेमीफेरी समूह के दल, इसको पूरा लिखते हैं, दलहीन का। आद्य माना, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि आज की हम बात करें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दलहीन जबकि पादपों की दलहीन स्थिति तो उन्नत मानी जाती है, कि पहले ज्यादा फूल वगैरह, पत्ती वगैरह, दल वगैरह रहे होंगे, फिर धीरे धीरे विकसित हुए और उन्होंने अपना केवल जनन पर वो संक्रमित, मतलब संकीर्णित हो गए, है ना। धीरे धीरे उन्होंने एसेसरी, क्योंकि जरूरत तो है नहीं है, ज्यादातर जनन करने के लिए पौधा एसेसरी वगैरह रखता है, परागण वगैरह के लिए, पराग कीटों को आकर्षित करने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर डेवलपमेंट रखा, कि अपना हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, या खुद ही अपने जो बीजाणु है, नर बीजाणु है ना, परागकण वगैरह, उनको इतना मॉडिफाइड कर दिया कि किसी फैक्टर की, तीसरे की जरूरत ही नहीं है अपने मादा अंग तक पहुंचने के लिए, है ना। जबकि जबकि पादपों में दलहीन अवस्था को, है ना, लैंग्वेज बनानी पड़ सकती है। पादपों में दलहीन अवस्था उन्नत मानी जाती है, और उसी के आधार पर वर्गीकरण होते हैं। तो ये इसका गुण दोष था, ये सबसे भयंकर दोष तो यही था, कि एक बीजपत्री को पहले रख दिया और द्विबीजपत्री को बाद में रख दिया। ठीक है, उसके बाद अगला जो वर्गीकरण में था, कि द्विबीजपत्री के अंतर्गत रेनेल्स को सबसे आद्य माना गया है, जैसे बेंथम और हुकर ने। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, रेनेल्स को विकसित मान लिया और चिनोपोडियेसी, एमरेंथेसी, कैरियोफिलेसी, इनको आद्य मान लिया, रेनेल्स को बाद में रखा। इसका मतलब क्या है, इसमें कमी कहाँ रह गई, इसमें कमी ये रह गई कि भाई होना क्या था, चिनोपोडियेसी, चिनोपोडियम क्या होता है, बथुआ, यानी कि उन्होंने कह दिया रेनेल से पहले बथुआ आ गया होगा प्रकृति में। भाई ऐसे कैसे आ गया होगा, जब कल्टीवेशन ही नहीं हुआ, कल्टीवेशन में ही तो खरपतवार के तौर पे आया है। मतलब हम ये नहीं कह रहे भाई जंगलों में उगता होगा, कल्टीवेशन तो हमने किया, कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी, वो सब तो कृषि वगैरह तो हम लेके आए, मनुष्य प्रकृति में होता होगा। लेकिन एक बार देखना ये भी पड़ता है ना, कि उसमें दल है, दल विन्यास है, पत्ती है, यानी इतने सारे भाग एकदम से कैसे आ जाएंगे, पहले पुराने आए होंगे। तो इनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि इन्होंने रेनेल्स को, रेनेल्स गण, है ना, पता लगा आप सोचो रेनेल्स कौन आ गया अभी, रेनेल्स गण को आद्य नहीं माना, जबकि वो सत्य है, ज्यादातर उसे आप मानते हैं गुणों के आधार पे। भाई पहले सरल चीज आई ना, एक तरफ तो तुम कह रहे हो पहले सरल चीज आई, फिर जटिल चीज आई, एंगलर और प्रेंटल,
दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि भाई रेनेल्स बाद में आया होगा, मतलब फूल वाले पहले आ गए। और इतनी छोटे छोटे पौधे पहले आ गए, बाकी जो पौधे रेनेल्स के जो हैं वो सब कहाँ जाएंगे, रेननकुलेसी के जो पौधे हैं वो सब, उनको आद्य नहीं माना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, चिनोपोडिएसी को चिनोपोडिएसी बथुआ की फैमिली होती है, चिनोपोडिएसी, एमेरेंथेसी और कैरियोफिलेसी, है ना। ऐसे बहुत सारी और भी हैं, है ना, जो रेनेल से पहले रख दी गई थी, कैरियोफिलेसी आदि को आद्य माना। ये इनकी बहुत ही बड़ी गलती थी। अपने हिसाब से कैसे चल लोगे आप, प्रकृति जिस हिसाब से चलाएगी वैसे ही तो चलोगे, लेकिन कृत्रिम वर्गीकरण का मतलब ये भी नहीं है ना कि अपने आधार पर वर्गीकरण कर दिया पौधों को। हैं, जिन पौधों को वर्गीकृत करे उन बेचारों को पता भी नहीं कि वर्गीकृत हो चुके हैं। एंकलर एंड प्रेंटल ने क्या किया, हीलोबी को पेंडेनेल्स और ग्लूमी फ्लोरी के मध्य में व्यवस्थित कर दिया, और पोटोमोजिटोनेसी फैमिली जो थी वो एलिसमेसी और हाइड्रोकेरिटेसी जो सरलतम है उनसे कुल में सम्मिलित कर दिया, जिससे हीलोबी को उच्च समूहों पेंडेनेल्स ग्लूमी फ्लोरी के मध्य व्यवस्थित कर दिया, जो गलत है। ठीक है, हीलोबी जो है वो बहुत बाद में आनी चाहिए थी, है ना, मतलब जो विकसित है उसको पीछे कर दिया और जो अविकसित है उसको पहले रखो, ऐसा तो होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, जो विकसित है उसको तो रख दिया पहले और जो अविकसित है उसको रख दिया बाद में, फिर कह रहे हैं कि हम सरल से जटिल का विकास समझा रहे हैं, तो गलती थी कि नहीं थी। यानी इनका अगला गुण, अगला जो दोष था वो ये था, हीलोबी को पेंडेनेल्स और ग्लूमी फ्लोरी के बीच में रखना। अगली बात समझ में, तो ये इनके दोष थे। ठीक, तो एंगलर पेरेंटल के गुण हो गए, दोष हो गए। उसके बाद अगला जो हमें पढ़ना है वो कि इन दोनों का कंपैरेटिवली अध्ययन, कंपैरेटिव का मतलब होता है इसका तुलनात्मक अध्ययन, है ना, कि कौन ज्यादा सही है कौन ज्यादा गलत है। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप एंगलर पेरेंटल और बेंथम हुकर की पद्धति को समझ गए होंगे। अब सुन लो भाई, अब तक तो पढ़ लिया, बहुत भयानक भयानक नाम पढ़ लिए, बहुत लंबी लंबी लिस्ट पढ़ ली। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा फिर बता देते हैं। एंगलर और पेंटल की पद्धति के गुण बताइए, दोष बताइए। दूसरा, बेंथम और हुकर के गुण बताइए, दोष बताइए। और एक जो स्टार्टिंग में हमने बनाया ना चार्ट, फ्लो चार्ट जो था, वो दोनों का ही, ठीक है, एंगलर और पेंटल की पद्धति का भी और बेंथम और हुकर की पद्धति का। पहला फ्लो चार्ट क्या था, वो ये था कि जैसे हम बात करें बेंथम और हुकर की पद्धति की, तो उसमें एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें हमने लिखा था कि पहले पुष्पोद्भिद यानी बीजीय पादप थे। देखो एक बार आप फिर से उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा कि द्विबीजपत्री, बीजीय पादपों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में रखा गया, और द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बाद एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा, द्विबीजपत्री को 3 वर्गों में बांटा। ठीक है, पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में एक बार होना चाहिए। उसके बाद अगला ये है कि अब हम करेंगे क्या, तुलनात्मक अध्ययन। आप अपने नोट्स की कॉपी खोलो, उसमें लिखा होगा, ठीक है, कि बेंथम और हुकर की पद्धति और एंगलर और पेंटल की पद्धति, इन दोनों का तुलनात्मक वर्गीकरण है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी ट्रेंड, यानी कि एंजियोस्पर्म की विकासीय प्रवृत्ति कैसी रही है, एंजियोस्पर्म का प्रकृति कैसी रही, आवास कैसा रहा, उष्ण नम कटिबंधीय इलाकों में उगते हैं न, सर्दी वाली जगह पे तो जिम्नोस्पर्म उगते हैं, जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी,
जिनमें बीज के चारों ओर आवरण नहीं होता है, ठीक है। और ये तो हो गया क्या, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिनमें बीज के चारों तरफ आवरण होता है, और बीज के चारों तरफ जो आवरण होता है उसी आवरण को क्या कहेंगे, एक तो बीजावरण, उसके बाहर फिर अंडाशय, अंडाशय की भित्ति और बीज आवरण के बीच का जो हिस्सा है वही क्या होता है, फल, निषेचन के बाद, ठीक है। क्योंकि निषेचन से पहले तो नहीं है वो, है ना, निषेचन से पहले तो वो बीजान्यास वगैरह, न्यूसेलस वगैरह वो सब पढ़ चुके हो आप लोग, है ना, आवृत बीजों के बारे में। तो आगे आपको क्या पढ़ना है, बेंथम हुकर और एंगलर प्रेंटल की पद्धतियों की तुलना, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है। सीरियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, बेंथम हुकर की प्रवृत्ति कैसी है, प्राकृतिक, और एंगलर प्रेंटल की कैसी है, ये ठीक है, ये हो जाएगी प्राकृतिक और वो हो गई जातिवृत्ति। उसके बाद यहाँ बेंथम हुकर की पद्धति जो थी उसमें सभी पादपों के समस्त लक्षणों और अन्य पादपों को उनकी बंधुता पर आधारित करके रखा गया, जबकि एंगलर और प्रेंटल ने क्या किया, बीजों की जटिलता और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर, यानी कि समस्त लक्षणों के आधार पर बंधुता, और इन्होंने केवल आनुवंशिक और बीज, ये बीज कैसा है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है, यानी कि यहाँ पे तना, पत्ती, जड़, इन फूल फल, इन सब की इंपॉर्टेंस खत्म कर दी एंगलर और प्रेंटल। बंधुता है ना, भाईचारा, ठीक। उसके बाद अगला, उसके बाद अगला जो करेक्टर आता है वो आया कि डी कंडोली और जस्सू के वर्गीकरण पर आधारित थी, बेंथम और हुकर की। डी कंडोली जिन्होंने नामकरण की पद्धति स्टार्ट की थी, ठीक है, और उन्होंने ही पहली बार वो IUCN वगैरह पढ़ते हो ना आप लोग, नॉमेनक्लेचर के लिए जो भी पढ़े हैं आपने, ICBN वगैरह तो अलग है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए डी कंडोली व जस्यू साइंटिस्ट थे। जस्यू के वर्गीकरण पर आधारित, और ये जो थी वो आइक्लर के वर्गीकरण पर आधारित थी।
उसके बाद अगला तो जो था वो ये था कि जेनेरा प्लांटेरम में पहला वर्गीकरण बेंथम और हुकर का 1862 से 1883 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। और एंगलर और प्रेंटल का जो था वो 1887 से 1899 में, यानी कि एंगलर और प्रेंटल काफी बाद में आए, ठीक है। अब भाई देखो सन वगैरह तो अपन याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। याद ये रखना कि इनकी बुक जो थी वो मतलब इनका कौन सा जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित, ये फोर लिखा है, हाँ, ये डबलिंग होगी इसमें। इनका जो वर्गीकरण था वो जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित हुआ 1800 लगभग 1862 से 83 के बीच में, 62 से 1883 के टाइम पर। और उनका एंगलर और प्रेंटल का जो प्रकाशित हुआ, उनकी पुस्तक डी नेचुरल प्लेंजियम फेमिलिन, डी है उसमें, ये बात आप याद रखें, डी मतलब वो दी इंग्लिश में लिखते हैं ना, THED। दी कब आता है, जब कोई चीज विशेष रूप से दिखानी हो आपको, है ना, जैसे दी ताजमहल, दी किंग, उस तरीके से। तो दी नेचुरल, जैसे अभी अपन ने लिखा था ना दी नेचुरल लेन, ठीक है, तो दी नेचुरल प्लेंजेम फेमिलिन। देखो भाई कंफ्यूज मत होना, ये वही बुक है जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी अपन ने गुण में, ठीक है। वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का कई बार फर्क पड़ जाता है ना, जैसे दी नेचुरलेन प्लेन जैम फैमिली, उसमें ये लिखा था अपन ने। तो ये जो है वो 1887 से 1890-99 के करीब, क्योंकि इसको तो बहुत टाइम लगा था हालांकि, है ना, तो ये 1899 तक प्रकाशित होते ही रहा। उसके बाद अगला जो तुलनात्मक अध्ययन है वो ये है कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के मध्य में जिम्नोस्पर्म रखे, और इन्होंने एक बीजपत्री के बाद द्विबीजपत्री रखे। इन्होंने तो क्या किया, मोनोकॉट एक बीजपत्री, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी, और उसके बाद यहाँ रख दिया इन्होंने डाइकॉट। और इन्होंने क्या किया, पहले मोनोकॉट रखा। अभी हम गुण और दोष नहीं बता रहे, अभी हम तुलनात्मक अध्ययन की इन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या किया, बस इतना ही, क्योंकि वो कमियां तो बाद में गिना दी हमने जितनी गिनानी थी, ठीक है। अब अपनी कमियां नहीं गिननी है हमें, तो मतलब गिननी है पर यहाँ पर हमारी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम केवल अध्ययन बता रहे हैं ना, तुलनात्मक अध्ययन बता रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वर्गीकरण में कुल 220 हैं कुल, बेंथम और हुकर की में, और एंगलर प्रेंटल की में 280, ये याद रख लेना, ठीक है। इनके पास इन्होंने कितने, केवल 220 कुल बताए टोटल, और इन्होंने बांटते बांटते 280 कुल बना दिए। पौधे ज्यादातर दोनों के टाइम पीरियड में समान ही थे, ऐसा नहीं है भाई कोई ज्यादा अंतर थोड़ी आया, उसी सन के तो है ये आसपास के, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई ज्यादा टाइम पीरियड गुजर गया था तो नए नए पौधे उग गए, भाई सदियों में नए नए पौधे आ पाते हैं ना, कम से कम 50-60 साल लग जाते हैं नए पौधों, नई स्पीशी, नई जनरेशन, और इससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा तो इनके बीच में टाइम गैप था नहीं, तो पौधे स्पीशीज तो उस टाइम पे दोनों के लिए लगभग बराबर ही रही, है ना। तो कुल जो है वो इन्होंने बांट ज्यादा दिए, ठीक है, कुल ज्यादा बना दिए थे। उसके बाद द्विबीजपत्री की बात करें तो उन्होंने पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी में बांटा, यानी कि इन्होंने क्या किया, डाइकॉट्स द्विबीजपत्री को 3 जगह बांटा, पॉलीपेटेली हिंदी में लिखे, पॉलीपेट
पॉलीपेटेली। गैमो मतलब जुड़े हुए, पॉली मतलब अलग अलग, क्या दल और बाह्यदल। पॉलीपेटेली, गैमोपेटेली और मेटाक्लेमाइडी। सॉरी, पॉलीपेटेली, गैमापेटेली और मोनोक्लेमाइडी, वही तो। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ डाइकोट को दो में बांटा, आर्कीक्लेमाइडी और दूसरा आर्कीक्लेमाइडी के बाद मेटाक्लेमाइडी। देखो यही चीज जो है वो ज्यादा जरूरी है याद रखने वाली, ठीक है। यहाँ क्या है, मेटाक्लेमाइडी, और इधर क्या है, मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी। उसके बाद अगली है प्रायोगिक कार्य पर महत्वपूर्ण थी और दूसरी विकासीय दृष्टि से। महत्वपूर्ण तो दोनों ही है, लेकिन बेंथम और हुकर की जो थी वो प्रायोगिक दृष्टि से, प्रायोगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। लेकिन एंगलर और पेंटल की थी वो विकासीय, यानी जातिवृत्ति थी ना, तो विकासीय पद्धति से, यानी कि विकासीय दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक, उसके बाद अगला हम बात करें तो द्विबीजपत्रियों को आद्य माना और एक बीजपत्री को उन्नत, जबकि इन्होंने उल्टा कर दिया। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अगर हम जीवाश्मीय भी देखें तो द्विबीजपत्री का मतलब डाइकॉट जो होते हैं वो आद्य हैं, पुराने हैं, प्राचीन है, और उन्हीं से फिर मोनोकॉट बने होंगे। तो मोनोकॉट क्या है, उन्नत माने हैं, और यही हमें प्रमाण भी मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो हम किसी को सही और किसी को गलत साबित नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे कि जीवाश्म के आधार पे ये बात सही है वो बात गलत है, नहीं। अभी हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, बस इतना बताना है कि उन्होंने क्या बताया, क्योंकि गुण और दोष तो जब पूछा जाएगा तब अलग से बताना है। तो डाइकॉट को आद्य माना, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, एंगलर और पेंटल ने गलत बताया हालांकि, लेकिन जो बताया वो तो हमें बताना है। मोनोकॉट से क्या बने हैं, इन्होंने ये कह दिया डाइकॉट बने, जो बिल्कुल ही गलत है। जबकि डाइकॉट क्या है, इन्होंने ये कह दिया कि डाइकॉट उन्नत है और मोनोकॉट जो है वो आद्य यानी कि पुराने हैं। ठीक है, बस यही इनकी कमी भी रही। ठीक, उसके बाद अगला जो, ये तो हो गए गुण। उसके बाद गुण और दोष के अलावा क्या हुआ, बाह्यदल और पत्रदल। बाह्यदल क्या होते हैं, पुष्प में जो हरे हरे भाग लगेंगे, पंखुड़ी के बाहर जो हरे पत्तियां छोटी छोटी लगी होंगी, ठीक है, तो वो बाह्यदल रहित हों। और कोरोला, कोरोला का मतलब होता है दल, अंग्रेजी में कोरोला बोलेंगे और हिंदी में उसे बोलेंगे दल पुंज, जो पंखुड़ियां होती हैं, है ना, फूल की, लाल पीली जैसी भी हो वो। तो बाह्यदल, और जब दल नहीं है तो इन्होंने उन्हें विकसित माना। ये कहा कि जब दल, बाह्यदल हो या ना हो, ठीक है, मतलब अगर अनुपस्थित है, नहीं है, तो उसे हमने क्या माना, उन्नत। और यही पद्धति बेंथम और हुगर की आज भी इंडिया के जितने भी हर्बेरिया है वो यहीं से चालू है। ठीक है, इसी के हिसाब से क्या है वो सुव्यवस्थित की जाती है, इसी से आरंभ है। लेकिन यहाँ बात करें हम तो इन्होंने उसको आद्य मान लिया। दल और बाह्य दल अगर नहीं है तो इन्होंने उसे पुराना माना, और यही इनकी कमी थी। ये हो गए आपके टोटल गुण और दोष। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यही पूछा जाता है कि बेंथम हुकर की वर्गीकरण पद्धति और एंगलर प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति में आप लोग अंतर बताइए, तुलनात्मक अंतर, और गुण बताइए और दोष बताइए। ठीक है, इसी के साथ ही आपका टेक्सोनॉमी का टॉपिक ये वाला हो गया फ्री। इसके बाद ये पूरा फिनिश है ना, और इसके बाद आगे हम जो है वो जातिवृत्तीय विकास का क्रम पढ़ेंगे कि कौन सा काल था जब पुष्पीय पादप पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, कब डायनासोर आए, कब खत्म हुए, क्या कैसे। ठीक है,
तो क्योंकि डायनासोर के टाइम पे तो टेरिडोफाइट्स थे, फर्न वाले पौधे थे, उनके बाद फिर एंजियोस्पर्म्स आए, पुष्पीय पादप, ठीक है। फिर उनका विकास, बाकी की कहानी कल।